वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में हम तफसील से बात करेंगे जो इस वक्त सियासी सूरत हाल है। एक तरफ हुकूमत के सामने अगर इस वक्त गवर्नेंस के चैलेंजेस हैं, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो अपोजिशन की गालिबन वाहिद जमात ही इस वक्त नज़र आ रही है, और साथ में जो उसका न सिर्फ एक कोशिश जारी है कि इलेक्शन जल्दी हो जाए, मगर जिस किस्म के वो इस वक्त कानूनी चैलेंजेस भी फेस कर रहे हैं। इसी हवाले से गुज़िश्ता हफ्ते हम कह सकते हैं कि इस हफ्ते की बड़ी खबर जो थी वो आज़म स्वाति साहब की हिरासत और हिरासत के दौरान उन्होंने जो इल्ज़ाम लगाया कि उनको बरहना करके उन पर तशद्दुद किया गया। इससे पहले शहबाज गिल साहब पर भी एक इसी किस्म का इल्ज़ाम था बगावत का, उनको भी अरेस्ट किया गया। उन्होंने भी इसी तरह का इल्ज़ाम लगाया कि उन पर तशद्दुद किया गया है। ये जो FIRs 2 रजिस्टर हुई हैं और जिस तरह की आजकल उनके ऊपर बहस चल रही है, तो अब ये सवाल भी उठाया जा रहा है कि क्या अब सियासतदानों को कंट्रोल करने का या यही तरीक़ा है कि पहले जैसे नैब के मुकदमात होते थे, तो अब बगावत के पर्चे जो है वो भी कुछ उसी तरह क्या सियासी इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। ये एक तरफ बहस रही है। उसके साथ साथ ऑब्वियसली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर और भी मुख्तलिफ केसेस हैं। ममनुआ फंडिंग का केस चल रहा है उनके लीडर्स के ऊपर, और भी इस तरह के उनके सामने चैलेंजेस हैं। और इसी की रिटेलिएशन में जो पंजाब हुकूमत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उसने राना सनाउल्लाह साहब और वफाकी वुज़रा पर भी केसेस रजिस्टर किए हैं। अब ये टिट फॉर टैट जो है ये कहाँ तक चलेगा, क्या इसमें भी कोई रेजोल्यूशन की पॉसिबिलिटी है, ये तो हमें वक्त ही बताएगा। मगर इसी तनाजुर में जो पिछले दिनों में बहुत तेज़ी से नवाज़ लीग की सीनियर लीडरशिप को भी अपने कोर्ट केसेस में अब जो रिलीफ मिला है जिस तरह का, उसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लगता है कि एक अपना बयानिया जो है उसको ज़्यादा स्ट्रेंथ से वो अब पुश कर रहे हैं, और वो ये है कि ये कोई डील हुई थी, NRO 2 हुआ था, और इसकी वजह से शरीफ ख़ानदान को जो है वो रिलीफ मिल रहा है। शायद इसी जो बयानिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, इसके ऊपर ही आज इसको काउंटर करने के लिए आज वफाकी वुज़रा की तरफ से भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें उन्होंने ये कहा कि नवाज़ लीग को अगर कोई भी रिलीफ मिला है तो वो इसलिए मिला है क्योंकि उन्होंने पूरे प्रोसेस को से वो गुज़रे हैं, चाहे वो मुकदमात हों, चाहे उनका अरेस्ट हो, उसके बाद ज़मानत हो, कोर्ट केसेस हों, वो जो ये सारा प्रोसेस है वो उससे गुज़रे हैं और उस प्रोसेस से ही उनको रिलीफ मिला है। उन्होंने ये कहने भी कहा कि किसी किस्म की कोई डील नहीं हुई और ना ही किसी ने उनकी मदद की है ये रियायत हासिल करने में। जो लॉन्ग मार्च है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, वो भी आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ा इशू हो सकता है। पहले तो तारीख का कहा जा रहा था कि वो अक्टूबर की मिडिल तक दे दी जाएगी, मगर अब क्योंकि 16 अक्टूबर को इलेक्शंस जो हैं वो होने वाले हैं, तो इसके बाद अब देखना पड़ेगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो कितनी संजीदा है इस लॉन्ग मार्च के हवाले से। इसके अलावा 23 अक्टूबर को वैसे बल्दियाती इंतखाबात भी जो है वो सिंध में आ रहे हैं। क्या इसके लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंतज़ार करेगी या इससे पहले ही वो लॉन्ग मार्च अपना कॉल कर देगी? सियासी सूरत हाल है कोर्ट केसेस के हवाले से। एक तरफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ को अगर रिलीफ मिल रहा है, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सीनियर पार्टी लीडर्स हैं उनके ऊपर केसेस बन रहे हैं। सियासत में ये केसेस अब कितने संजीदा हो सकते हैं या नहीं, या किस तरफ जाएंगे, और इस पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं रज़ा रूमी साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, और हमारे साथ मौजूद हैं मुजाहिद बरेलवी साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, सीनियर एंकर पर्सन भी हैं, तज्ज़ियाकार भी हैं। वेलकम टू द शो जेंटलमैन। जी रज़ा रूमी साहब, सर आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। सर आज ऑब्वियसली PMLN के वफाकी वुज़रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो बहुत सी चीज़ों पे उन्होंने गुफ्तगू की, पर लग रहा था कि एक अहम पॉइंट यही था कि पिछले दिनों में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तनकीद की है, जो केसेस से रिलीफ मिल रहा है PMLN को, तो उसको काउंटर करने की कोशिश की आज ख्वाजा आसिफ साहब ने। आप भी प्रेस कॉन्फ्रेंस को सर इस तरह देख रहे हैं, क्या ख्याल है आपका, कितनी इफेक्टिव रही वो? देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस तो रवायती सी थी, कोई नई बात तो मुझे नहीं दिखाई दी।
उसमें उन्होंने यही कहा कि वही कि इलेक्शंस जो हैं वो अपने वक्त पर ही होंगे। और यकीनन एक उनकी तरफ से एक एफर्ट तो थी कि उस तासुर को, जैसे आपने कहा, ज़ाइल किया जाए कि उनके उन पे कोई ख़ास मेहरबानी या करम हो रहा है। देखिए, मामला इस तरह से है कि जो पेंडुलम जो था सियासत का, वो जो एक तरफ चला गया था पिछले 3-4 साल से, वो अब रफ्ता रफ्ता वापस सेंटर में आ रहा है। एक तरह से लेवल प्लेइंग फील्ड क्रिएट की जा रही है। ये जो सिलसिला 2016 से स्टार्ट हुआ था नवाज शरीफ को और उनकी पार्टी को सियासत से बिल्कुल बाहर करने का, और इमरान खान पे खसूसी जो मेहरबानियाँ थीं, वो अब यके बाद दीगरे कम हो रही हैं। और कुछ ऐसा लग रहा है कि अब एक जो लेवल प्लेइंग फील्ड है, शायद उसका बंदोबस्त किया जा रहा है अगले इलेक्शन से पहले। मैं तो इतना ही कहूँगा वो देखकर। जी सही सर, बिल्कुल सही। मुजाहिद साहब, अब रजा रूमी साहब की आपने बात सुनी, पर सर जैसे पीएमएलएन की क़यादत के ख़िलाफ़ हमने देखा कि 2017 ऑनवर्ड जिस किस्म के केसेस बनाए गए, नैब एक्ट बहुत एक्टिव थी, इस वक्त लग रहा है कि जैसे जो भी इस सूरत हाल है कि जैसे वो बगावत के केसेस जो हैं वो पीटीआई के खिलाफ इस्तेमाल किए जा रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली एक ममनुआ फंडिंग केस तो सामने आया है, बट उसके अलावा कोई और इतने हमने इफेक्टिव देखे नहीं। शायद नैब का कानून भी तब्दील हो गया, वो भी एक वजह है। क्या आपके ख्याल में ये बगावत के जो केसेस बनाए जा रहे हैं, ये क्या उतना ही मसला बन सकते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए जिस तरह के नैब या करप्शन के केसेस पीएमएलएन के लिए एक मसला रहे? देखिए आरफा, एक तो ये कि जो केसेस बनाना ये कोई आज की बात नहीं है। बगावत के हों या करप्शन के हों या ममनुआ हों, तो आप देखें ना, और तो और जो जमहूरियत की सबसे बड़ी दाई और जुल्फ़िकार अली भुट्टो जैसे पाए के प्राइम मिनिस्टर होते थे, उन्होंने अपने दौर में आप देखिए हैदराबाद कॉन्स्पिरेसी केस बनाया वली खां और बिजनजो और मैंगल और बुक्टी पर, और उस वक्त जनाब वो 4 फाटकों के अंदर जेल होती थी। इत्तेफाक से मुझे जाने का मौका मिला जब मैं बिजनजो साहब वगैरह से मिलता था। आपने तस्वुर किया था कि उस पाए के जज भी जेल के अंदर, इस्तगासा के वकील जो याया बख्तियार भी जेल के अंदर, और मियां महमूद अली कसूरी भी जो वकील सफाई वो भी जेल के अंदर। कार्रवाई से होती थी और किस पाए वो कितने से चल जाता। और जिस दिन भुट्टो साहब की गवर्नमेंट खत्म हुई उसी वक्त आ गया कि जनाब वो केस वापस ले लिया गया। 4 साल आप गौर कीजिए कि वो हैदराबाद में जेल चलता है। उसका वो मैं फैज साहब के केस का जिक्र नहीं करूंगा, पिल्ली साजिश केस का, गद्दारी का। फिर आज आपने देखा कि वो जो आज वली खां हो या मैंगल की बिजनजो की पार्टियां वो गद्दार आज जो है माशाल्लाह हुकूमत में, उनसे बड़ा मुहिब वतन कोई नहीं है। बल्कि और तो और पता नहीं रजा रूमी के से गुजरा या नहीं गुजरा, पिशावर में तो एएनपी ने फौज के हक में मुजाहिदा किया बाकायदा, यानी मोर ओवर ये तक भी हो गया। तो कहने का मकसद ये कि एक तो पॉलिटिकल पार्टीज जो है सियासी जमातों के खिलाफ, चाहे बगावत के मुकदमे हो, चाहे उसे आप सच कहें या झूठ, चाहे करप्शन के हो या जेल आना और जाना, ये पार्ट होता है सियासत का। बदकिस्मती से हमारे यहाँ जरा उसको पर्सनलाइज कर दिया है, उसमें इंतकामी जज्बा आ गया है और जातियात पर आया है। और हमारे ये जो इदारे और एजेंसियां इस मामले में बड़ी माहिर हैं। ये FIA हुई, IB हुई, ये घड़ी की जेबें हैं हमारे हुक्मरानों की। इवन आप और तो कीजिए, एक बार मैंने जैसे नासिर हसन राय से कहा कि आप इस पाए के जज हैं, आपने बड़ा तारीख है, लेकिन बताइए सुप्रीम कोर्ट हमला केस और एक मुर्तजा भुट्टो केस, 2 केस आपकी पूरी मुंसफी के दौर में एक सवालिया निशान बने रहेंगे आप जैसे पाए। और उन्होंने बात को तस्लीम किया कि जी मेरे पास सबूत नहीं थे। तो एक जो ये वाली जो सबूत है, जब आप हुकूमत में आते हैं तो वो सब सबूत गायब हो जाते हैं, जब आप अपोजिशन में होते हैं तो आप मौजूद हो जाते हैं। तो ये वाला मैं नहीं समझता कि इन केसों से इमरान खान या तहरीक इंसाफ पे कोई फर्क पड़ेगा। आरिफा बिल्कुल ठीक जी। रजा साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो इस वक्त चाह रही है अर्ली इलेक्शंस हो, अपना खान साहब तो जिस दिन से आई थिंक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस उनके खिलाफ हुआ है, वो तो इलेक्शन कैंपेन ही कर रहे हैं नॉन स्टॉप। पर सर दूसरी तरफ पीएमएलएन की कुछ मंतक इतनी समझ नहीं आ रही, स्पेशली बिकॉज एक तो बाई इलेक्शंस हैं, बाई इलेक्शन में अभी तक पंजाब की भी सीट्स हैं, पीएमएलएन का कोई सेंट्रल लीडर नहीं है। अमूमन मरियम नवाज साहिबा जो है वो लीड करती थी कैंपेन को, वो लंदन चली गई हैं। बल्कि इनको रिलीफ मिलने से पहले मरियम नवाज साहिबा को रिलीफ जब अभी मिला नहीं था कोर्ट से, तो ये इस तरह की इतलात भी आई कि नवाज शरीफ साहब ने उनको ये हिदायत दी है कि वो पार्टी को रीऑर्गेनाइज करें
वो कैंपेन, एक इनफॉर्मल सी इलेक्शन कैंपेन चलाए, वो तो सब लगता है कि जैसे पार्टी को तो कोई इस तरह का अब दिलचस्पी नहीं है। वो बाहर चली गई हैं, कहा जा रहा है कि वो महीना वहाँ रहेंगी। शहबाज शरीफ साहब जो है वो ऑब्वियसली प्राइम मिनिस्टर हैं, वो बहुत मसरूफ़ हैं। हमजा शहबाज शरीफ साहब भी नज़र नहीं आते। ये कुछ हमें समझाएं कि ये व्हाट इज़ PMLN थिंकिंग? देखिए जी, बात ये कि PMLN की यकीनन कोई ना कोई उनकी अपनी हिकमत अमली तो होगी, लेकिन इस वक्त जो दो क्रिटिकल मामलात हैं, एक तो ये कि PMLN इस बात पर बड़ी क्लियर है, जो उनकी पार्टी की तरफ से सिग्नल्स भी आ रहे हैं कि वो किसी तरह से भी अर्ली इलेक्शन के हक में नहीं है और वो अगले साल ही इलेक्शंस का सोच रहे हैं। ज़िमनी इंतखाबात का जहाँ तक मामला है, वो आपकी बात दुरुस्त है कि सेंट्रल लीडरशिप कोई इस वक्त नहीं होगा जो कैंपेन करेंगे अगर मरीम नवाज वापस नहीं आती एक महीने से पहले, जैसे आप कह रही हैं। लेकिन इस वक्त वो उनकी नहीं है प्रायोरिटी। उनका तो ये जो है चैलेंज जो सबसे बड़ा है वो ये है कि किस तरह से वो मईशत को संभाल पाएं और किस तरह से वो जो नवंबर में बड़ी तब्दीली होनी है आर्मी चीफ की, उसको कैसे वो मैनेज करें। क्योंकि आपको पता है कि इमरान खान साहब की सारी सियासत और ये जो लॉन्ग मार्च की कॉल्स और ये सब कुछ उससे मुंसलिक है। इमरान खान साहब अर्ली इलेक्शन चाहते हैं ताकि वो जल्द अज जल्द, उनका ये ख्याल है कि उनको अवाम में बहुत ज़्यादा मकबूलियत हासिल है और वो इलेक्शन जीत पाएंगे, और वो इलेक्शन जीत कर या तो नया आर्मी चीफ लगाएं या अपनी मर्जी का आर्मी चीफ लगाएं। इसका वो जिक्र भी कर चुके हैं पहले कि वो जो मौजूदा चोर डाकुओं का टोला है उसको वो इजाज़त नहीं दे सकते कि वो इस तरह की तैनाती करें। ये भी पहली बार हो रहा है पाकिस्तान की हिस्ट्री में कि एक ऑपोजिशन का लीडर जो है वो इस एग्जीक्यूटिव डिसीजन में एक तरह से एक स्टेक होल्डर बनना चाह रहा है या बनने की कोशिश कर रहा है। तो ये सारा इस PMLN की प्रायोरिटीज वो हैं कि किस तरह से ये ट्रांजिशन जो होनी है नवंबर वाली, इसको मैनेज किया जाए। और यकीनन यही सबसे बड़ा इशू है। ये हमारी बदकिस्मती है, पाकिस्तान में दुनिया भर में इस तरह की अपॉइंटमेंट्स होती हैं, लेकिन यहाँ पे ये मसला सबसे बड़ा मसला और सियासी मसला बन जाता है। जी बिल्कुल ठीक। मुजाहिद साहब, सर सचमुच PMLN के लिए इस वक्त जो एक पॉपुलैरिटी है PTI की, उसको काउंटर करना, बाय इलेक्शन में अच्छा परफॉर्म करना, आपके ख्याल में ये उनकी प्रायोरिटी नहीं है? क्योंकि उन्होंने मईशत को संभालना है और साथ में जैसे रजा रूमी साहब ने कहा कि जो नवंबर की अपॉइंटमेंट है, अब सारी जो तवज्जो है हुकूमत की वो उस पर है। देखिए, तो आपने आर्मी चीफ का जिक्र किया, वो कि उसकी वजाहत उन्होंने वाशिंगटन में बड़े दो टोक अल्फाज में की कि मैं रिटायर्ड होने 21 नवंबर को जा रहा हूँ, और इस बात में मेरे ख्याल में शक नहीं होना चाहिए कि वो मजीद रहें। बदकिस्मती से पाकिस्तान में आर्मी चीफ की तैनाती एक बहुत बड़ा इशू बन जाती है दुनिया में। मैंने नहीं सुना कि कोई किसी आना जाना जो आर्मी चीफ का हो तो इतनी बड़ी खबर बने। और उसका सबब यह है कि हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं पास्ट में, अब से नहीं इब्तिदा से, वो पिक एंड चूज करते हैं। मेरा तो ये ख्याल है कि जैसे जजेस केस के बाद एक फैसला हो चुका था, जी मेरिट तो होना चाहिए, पहले सरकारी अफसर भी मेरिट हुआ करते थे फॉरन, लेकिन आर्मी चीफ का जो है हमारे यहाँ ये जो मेरिट को बाईपास करके, ये जो चाहे नवाज शरीफ ने भी यही करा, बेनजीर भुट्टो ने भी यही किया, फिर इसकी इब्तिदा भुट्टो साहब भी कर चुके थे। अब सूरत हाल ये है कि हालांकि और उससे ज्यादा भी अफसोसनाक अमर ये है आरिफा और रूमी साहब कि इस बार जो हमारे आर्मी चीफ को जो तौसीह दी गई थी वो पार्लियामेंट ने दी। यानी आपने सुप्रीम कोर्ट में किसी ने केस किया और सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामेंट को भेजा, ये जो तौसीह मिली इस बार जो मुझे तो डर है कि कहीं इस वक्त इमरान खान मौजूद नहीं है, खुदा न करे फिर कोई सुप्रीम कोर्ट में चले आए, सुप्रीम कोर्ट में मैं कह जाओ पार्लियामेंट में ले जाओ और पार्लियामेंट कह दे कि नहीं, इस वक्त मुल्क में बड़ा माशी क्राइसिस है, इस वक्त सैलाब से गुजर रहे हैं, आर्मी चीफ को मजीद जो है 1 साल दे दिया जाए तो क्या हर्ज है। यानी ये भी इसके इम्कान नहीं है, क्योंकि एक रिवायत पड़ चुकी है, रिवायत हमने देखी है अपने सामने। हालांकि मैंने कहा ना कि 10 साल रहे यहाँ पर भी, तो ये तो डिस्कशन में भी नहीं आना चाहिए। बदकिस्मती से हम जो आप डिस्कस कर रहे हैं और बाकायदा एक मुकद्दस इदारा है, इदारे के बारे में ओपन पब्लिक में गुफ्तगू नहीं हो चाहिए, एक तरीक़ाकार है, उसको फॉलो करना चाहिए। हमने तो सुना है कि बड़े उनके जो मेजर से लेफ्टिनेंट जनरल जो होते हैं या उससे पहले जो होते हैं, एक बाकायदा उनके रूल्स होते हैं, डिसिप्लिन होता है। तो ये जो अब आज सड़कों, गलियों, मोहल्लों में और स्कीमों पे डिस्कशन हो रहा है,
अभी भी हमें शक है और आपको शायद कि किस नंबर को शायद वो शायद ना हो। रजा साहब, ये जो बात की मुजाहिद साहब ने, सर ये वैसे आजकल बहुत बहस होती है और या बात होती है या तनकीद जो भी आप कहें कि ये एक बहुत अहम इदारा है, इसकी ऑब्वियसली हेड की अपॉइंटमेंट भी बहुत एक अहम इशू है, बट जिस तरह अब हमने इसको एक डिस्कशन बना लिया है या जो इस पे जिस तरह से बहस होती है, ये शायद ना इदारे के लिए अच्छा है और ना पाकिस्तान की सियासत के लिए। बिल्कुल, मैं आपसे मुकम्मल इत्तेफाक करता हूँ आरिफा। ये बिल्कुल पाकिस्तान के, देखिए सबसे अहम बात यह कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिए ये अच्छा नहीं है। और इसको शुरू किसने किया? इसको शुरू इसने किया इमरान खान साहब और उनकी पार्टी ने किया है। अप्रैल से अभी तक जितनी ज़्यादा अटैक्स आर्मी चीफ के ऊपर आए हैं वो इमरान खान साहब की तरफ से खुद बजाते खुद और उनके जितने हवारी हैं उनकी तरफ से आए हैं। सोशल मीडिया ट्रेंड्स देख लीजिए, नाम के साथ बाकायदा जो है वो ट्रेंड्स चलाए गए हैं। और उसकी वजह सिर्फ बुनियादी ये है कि कोई ना तो पीटीआई और ना ही खान साहब सिविलियन सुप्रीमेसी की बात नहीं कर रहे। वो ये नहीं कह रहे कि पार्लियामेंट मजबूत होनी चाहिए, फौज का सियासत में रोल नहीं होना चाहिए। उनका ये है कि जी जनरल बाजवा ने हमें निकलवा दी है, इसलिए प्रेशर डालो आर्मी के अंदर के जनरल बाजवा के जो है ना उन पे प्रेशर आए अंदर से। तो शहबाज गिल साहब ने बड़ी क्लियर कोशिश भी की, आपने उनके अल्फाज सुने जिस पर फिर वो उनको जेल भी जाना पड़ा, मुकदमात भी भुगत रहे हैं वो। अब आजम तवारी साहब ने भी यही किया है कि ये एक टेस्ट केस बनाए। ये जो इंडिविजुअल्स को टारगेट करना जो है ये कतन मैं समझता हूं कि ये बिल्कुल एक काउंटर प्रोडक्टिव पॉलिसी है। और आर्मी चीफ को की अपॉइंटमेंट को भी इसलिए बहुत ज्यादा अब हवा दे दी गई है क्योंकि खान साहब हर जलसे में अब उसका जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि उनका ये ख्याल है कि खान साहब, चूंकि आपको पता है, आपको नाज़रीन को भी पता है कि इस्टेब्लिशमेंट ने उनको 10-12 साल जिस तरह से तैयार किया इक़्तिदार के लिए, खान साहब को वो रास्ता मालूम है। और अब वो समझते हैं कि उनका इक़्तिदार में आना उसी तरह मुमकिन है कि जब इस्टेब्लिशमेंट उनके साथ होगी। और उसके लिए उनको आर्मी चीफ वो चाहिए, क़यादत चाहिए जो उनकी हामी हो। तो ये तो बिल्कुल पॉलिटिसाइज कर रहे हैं आर्मी को, बिल्कुल जैसे कि पुलिस को या दीगर इदारों को हमारे सियासतदानों ने माजी में किया है। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम जिक्र करेंगे जो 16 अक्टूबर को बाई इलेक्शंस आ रहे हैं। गुज़िश्ता रोज़ हमने पंजाब में जो 2 सीट्स थी उनका जिक्र किया। आज हम बात करेंगे जो खैबर पख्तूनख्वा में 3 बाई इलेक्शन जो हैं वो होंगे। ये जो 3 सीट्स हैं ये मर्दान की नशिस्त है जी NA 22, चारसद्दा की NA 24 और पेशावर की NA 31। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जैसे कि अब साफ जाहिर है इमरान खान साहब ही तीनों नशिस्तों पर जो है वो उम्मीदवार हैं। चारसद्दा में उनका जो मुकाबला है वो ANP के सूबाई सदर एमल वली ख़ान से है। पेशावर में उनके मुकाबले में ANP के ही ग़ुलाम अहमद बिलोर साहब हैं और मर्दान में उनका मुकाबला होगा JUIFA के रहनुमा मौलाना मोहम्मद कासिम से। खैबर पख्तूनख्वा में ऑब्वियसली आजकल के दिनों में दहशतगर्दी के वाक़यात जो हैं उनका काफ़ी ज़िक्र सुनाई दे रहा है और इसी तनाजुर में इलेक्शन कमीशन ने भी 1000 के करीब पोलिंग स्टेशंस को हसास करार दिया है। सियासी गहमा गहमी के हवाले से क्या सूरत हाल है और पार्टी पोजीशन ख़ास तौर पे कैसे हम कह सकते हैं ऑड सी जो सूरत हाल है जिसमें एक जमात का एक ही फ़र्द जो है वो कंटेस्ट कर रहा है और ये भी नहीं मालूम कि वो इवेंचुअली अगर जीत गए तो क्या वो नेशनल असेंबली में जाकर बैठेंगे कि नहीं। और दूसरी तरफ हमारे पास 13 जमातों का एक इत्तेहाद है जो हर इलेक्शन के लिए एक जॉइंट कैंडिडेट जो है उन्होंने अपना खड़ा किया है। इस सारे मामले पे गुफ्तगू कर आज हमारे साथ मौजूद हैं अरशद अजीज़ मलिक साहब, एडिटर जंग अखबार पेशावर। वेलकम टू द शो अरशद साहब। जी अरशद साहब, 3 सीट्स हैं, एक एक करके जिक्र कर लें। अगर मर्दान से शुरू करें, बहुत इंटरेस्टिंग मुकाबला है। एमल वली ख़ान साहब कंटेस्ट कर रहे हैं और सामने उनके इमरान खान साहब हैं। जी बिल्कुल आरफा, आपने जैसे बताया पूरा इंट्रो में आपने बताया, डिटेल बता दी है। तो मैं समझता हूँ कि बड़े इम्पोर्टेंट इलेक्शन है क्योंकि इसके बाद जो है जो कौमी इंतखाबात होंगे या आम इंतखाबात होंगे
तो मेरे ख्याल में कि ये ज़िमनी इंतखाबात से जो ट्रेंड बनेगा वही आम इंतखाबात में नज़र आएगा, और इस इंतखाबात में ये भी पता लगेगा कि लोगों का रुझान किस तरफ है, लोग किस जमात को सपोर्ट कर रहे हैं और कौन पॉपुलर लीडर है। जैसे कि आपको पता ही है कि आजकल इमरान खान जो है इस वक्त अपनी पॉपुलैरिटी की पीक पर हैं, तो तीनों अलग जो सीटें हैं वहाँ से इमरान खान खुद खड़े हैं। तो हम मेरा ख्याल है पेशावर से चलते हैं, तो फिर मर्दान और चारसदा की बात कर लेते हैं। पेशावर का जो हल्का है ये तारीखी तौर पर पीपल्स पार्टी के पास था, उसके बाद जो है ANP ने इस पर कब्जा जमाए रखा। यहाँ से गुलाम अहमद बिलोर साहब 5 मरतबा यहाँ से जीते, और ये तारीखी हल्का इसलिए भी है कि यहाँ से मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने भी इलेक्शन लड़ा 1990 में, जो कि वो हार गई थी। गुलाम अहमद बिलोर वहाँ से जीते थे। यहाँ से आफ्ताब शेरपाव ने भी इलेक्शन लड़ा और वो जीते थे। इसी तरह यहाँ से इमरान खान ने 2013 के इंतखाबात में हिस्सा लिया था और इमरान खान यहाँ से इलेक्शन जीत गए थे। ताम जब उन्होंने सीट छोड़ी तो फिर गुलाम बिलोर दोबारा उस पर मुंतखब होकर रुकन कौमी असम्बली बने। 2018 के इंतखाबात में जो है वहाँ से जो पेशावर का ये हल्का है और ख़ास पेशावर शहर का हल्का है, यहाँ से PTI के MNA बने थे हाजी शौकत अली। तो देखा जाए तो अब पिछले 2 मरतबा जो इलेक्शन हुआ, जो जनरल इलेक्शन हुआ, उसमें PTI जीती और इमरान खान जीते, और दूसरी दफ़ा हाजी शौकत जीते। क्या इस दफ़े भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब इस हल्के में जीत पाएंगे, या गुलाम अहमद बिलोर साहब अपनी जो ख़ानदानी सीट है वो वापस ले लेंगे? मेरा ख्याल है कि मुकाबला टफ है, लेकिन चूंकि आप देख रहे हैं कि पूरे पाकिस्तान में जब इमरान खान जलसे कर रहे हैं तो यहाँ पर भी उन्होंने जलसे किए हैं, तो काफ़ी सारी लोग उस पर शिरकत कर रहे हैं। तो महसूस ये होता है, जो अभी हमारी बातचीत हुई तो थोड़ी बहुत जो है वो बरतरी हासिल है तहरीक इंसाफ को, इमरान खान की शख्सियत की वजह से भी, और उनकी सूबाई हुकूमत भी है। तो मेरे ख्याल में चूँकि सारे वज़रा भी पेशावर के हैं, तो काफ़ी सारा यहाँ पे गहमा गहमी है और कोशिश हो रही है कि ये वो सीट निकाल लें। तो लग इस तरह रहा है कि उनको बरतरी हासिल है, लेकिन देखना पड़ेगा, अभी कबल वक्त है कि मेरा कहना मुनासिब नहीं है, लेकिन बहरहाल कुछ उनको बरतरी यहाँ पे हासिल है। उसके बाद हम चलते हैं सर, तो आप जी सर, चारसदा का जिक्र करें। जी हाँ, चारसदा का जिक्र करता हूँ, जहाँ पे आप बता रही हैं कि एमल वली जो है वो अपना डेब्यू का आगाज़ कर रहे हैं, पहली मरतबा वो इलेक्शन में आ रहे हैं। ये हल्का बेसिकली इनका होम ग्राउंड है, लेकिन बदकिस्मती ये हुई कि 2013 के इंतखाबात में और 2018 के इंतखाबात में अवामी नेशनल पार्टी के जो चेयरमैन थे उस वक्त असफंदियार वली, वो दोनों मरतबा हारे। तो एक दफ़ा उनको जो है शिकस्त हुई, वो JUI के हाथों शिकस्त हुई, मौलाना गौर शाह ने उनसे जीता, और दूसरी मरतबा जो है वो दोबारा भी हारे वो। तो वो PTI के जो अभी जो MNA जिन्होंने अभी रिज़ाइन किया है, फजल मोहम्मद खान, उनसे हारे। तो 2 मरतबा वो हार चुके हैं। तो एमल वली अपनी इस होम ग्राउंड से वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो बड़ा दिलचस्प होगा कि वो इमरान खान को शिकस्त देते हैं या नहीं। और वहाँ से भी हमारे जो लोगों से जो राब्ते हुए, तो महसूस ये हो रहा है कि वहाँ पे ANP काफ़ी मुतहर्रिक है और वो कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ से ये सीट वो निकालें। जी, तो ऐसा लग रहा है कि मुकाबला वहाँ से सख्त होगा, लेकिन एमल को थोड़ी सी बरतरी वहाँ पे हासिल है। जी बिल्कुल सही। जी अरशद साहब, पेशावर का आपने हाल बताया, चारसदा का बताया, मर्दान की भी सूरत हाल बताएं कि वहाँ क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, मर्दान की बात हो रही थी। तो मर्दान में 2013 में और 2018 में तहरीक इंसाफ ने कामयाबी हासिल की। अली मोहम्मद ख़ान जो थे वहाँ से MNA मुंतखब हुए और दोनों मरतबा उन्होंने जीता। तो ये उनकी एक समझे कि अपनी सीट है बहरहाल, लेकिन उससे कबल जो था वहाँ पे JUI ANP जीती रही हैं वहाँ पे। लेकिन एक बात जो बड़ी वाज़ेह है कि जो मौलाना कासिम इस मरतबा भी खड़े हैं, इनका अली मोहम्मद का मुकाबला 2 मरतबा हो चुका है, और दोनों दफ़ा जो मुकाबला हुआ उसके अंदर वोटों की जो फ़र्क था वो काफ़ी मतलब इतना ज़्यादा नहीं था, 2-3 हज़ार का दरमियान था। तो अगर ये हम रेशो देखें तो इस मरतबा अगर लोगों को ये भी अंदाज़ा है कि अली मोहम्मद ख़ान मतलब है कि ज़ाहिर है वो ख़ुद तो नहीं है, इस दफ़ा इमरान ख़ान खड़े हैं। तो अगर तो JUI के लोग आए और PDM के दीगर जमातों के लोगों ने वोट दिया, तो वहाँ भी इम्कान ये है कि PDM का ये जो मौलाना साहब हैं, ये मौलाना कासिम, इनको बरतरी हासिल है। फ़िलहाल ये महसूस ये हो रहा है। जी
जी अरशद साहब, ये बताइएगा कि ऑब्वियसली एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है जो कि खैबर पख्तूनख्वा की बहुत एक मकबूल जमात है, मगर दूसरी तरफ 13 जमातें भी हैं। मगर सवाल यहाँ ये है कि क्या ये जो एक इत्तेहाद बना हुआ है ये फ़ायदेमंद होगा इलेक्शन के लिए या नुकसान भी हो सकता है इसका? जी आरिफा, आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा। असल यहाँ पे हमने ये देखा है कि तारीख़ ये बताती है कि यहाँ पे एक मुख्तलिफ जमातों के दरमियान जब इत्तेहाद होता है तो उसका नुकसान ही मिलता है। यहाँ पे उसकी वजह यह है कि अगर आप पीपल्स पार्टी और ANP को देख लें, अगर इनका इत्तेहाद होता है तो जब ANP का उम्मीदवार खड़ा हो तो पीपल्स पार्टी के वर्कर जो हैं वोट डालने नहीं आते, क्योंकि उनको ये पता है कि ये तो माजी से कई इलेक्शंस में वो एक दूसरे के हरीफ रहे हैं, तो आज वो हरीफ को कैसे वोट दे दें आके। तो इसलिए यहाँ पे हमने देखा कि जब JUI भी खड़ी होती है तो पीपल्स पार्टी या ANP के जो वर्कर हैं वो नहीं आते। और इस इलेक्शन में टर्न आउट भी देखना पड़ेगा कितना टर्न आउट होता है और कौन सी जमात जो है वो अपने वर्कर्स को, अपने वोटर्स को निकालने में कामयाब होती है। अगर तहरीक इंसाफ के वोटर निकलते हैं, उनको वोट कास्ट करते हैं और यहाँ पे जो 13 जमातें हैं उन जमातों के लोग नहीं आते और वो कहते हैं कि जी जिस जमात का जो उम्मीदवार खड़ा है वही जमात के लोग उसको वोट दें आके, तो फिर मेरा ख्याल है मुकाबला एक तरफा हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे हमने माजी में देखा है कि जितने भी इलेक्शन हुए हैं दूसरी जमात जो है, बताइएगा, माफ़ करिएगा आपकी बात काट रही हूँ कि बिकॉज जो पंजाब में बाई इलेक्शंस हुए थे पंजाब असेंबली के, तो उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमने पहली दफ़े देखा कि वो बड़ी ऑर्गेनाइज थी और उसने बड़ी मेहनत की वोटर्स निकालने में। पोलिंग डे की जो हम कहते हैं ना, जो सियासत होती है जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अमूमन पंजाब में हमेशा कमज़ोर रही है, उन्होंने उस पर इस दफ़े बेहतर परफॉर्मेंस दी। खैबर पख्तूनख्वा में ये क्या सूरत हाल है, ख़ास तौर पे कि क्योंकि इमरान खान साहब खुद ही कैंडिडेट हैं, तो एक जो ग्राउंड लेवल पे पार्टी मशीनरी है वो कितनी मुतहर्रिक है? जी देखें, यहाँ पंजाब का जो ज़िमनी इंतखाब था और KP का, उसमें थोड़ा सा मुख्तलिफ इस तरह है कि यहाँ पे चूँकि इमरान खान साहब ख़ुद उम्मीदवार हैं और पूरे पाकिस्तान के 8 हलकों में वो उम्मीदवार हैं, जबकि पंजाब में उनके अपने जो उम्मीदवार थे वो खड़े थे, वो खुद नहीं थे वहाँ पे। तो ये एक डिसएडवांटेज हम कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखें गुलाम बिलोर जो हैं वो घर घर जा रहे हैं, ML वली जो हैं वो घर घर जा रहे हैं, मौलाना कासिम जो हैं वो घर घर जा रहे हैं। तो उनके मुकाबले में जो तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है, ज़ाहिर है जो लोकल क़यादत है वही जा रही है। उसकी वजह यह है कि जो यहाँ के वज़ीर आला हैं और वज़रा हैं वो तो अपने हलकों में या इन हलकों में जाके कैंपेन नहीं कर सकते और इलेक्शन कमीशन की पाबंदी भी है। तो मेरे ख़्याल में इसका थोड़ा सा एडवांटेज मिलेगा दीगर जमातों को, क्योंकि इमरान खान आए यहाँ पे, उन्होंने, आपने देखा कल उन्होंने मर्दान में जलसा कर लिया, तो वो बड़े जलसे कर रहे हैं और उस जलसे में ज़ाहिर है उस कंस्टिट्यूंसी के लोग कम ही होते हैं, दीगर इलाकों से, दीगर शहरों से भी लोग आते हैं। तो मेरे ख्याल में कि पंजाब और KP के जो ज़िमनी इंतखाबात है इसमें एक बहुत बड़ा फ़र्क है और इसका हो सकता है ये भी सेटबैक PTI को इसका हो। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। नाजरीन, आज के लिए ही। नाउ वी विल बी बैक ऑन मंडे।